नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में सुनिए आदर्श हिंदू होटल का छठा अध्याय। आदर्श हिंदू होटल से संबंधित सारे पार्ट्स आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ आई बटन में भी दे दूंगी। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं छठा अध्याय। हजारी अब होटल लौटा तो दिन ज्यादा नहीं रह गया था। रतन ठाकुर ने दाल भात चढ़ा दिया था। मोती और पद्मरी दोनों में से कोई नहीं था। गद्दी वाले कमरे में बेचू चक्रवर्ती कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। होटल के रसोई घर में पहुंचते ही हजारी के मन में नए बल का संचार होता है। फुर्सत पाकर बाहर जाते ही तमाम तरह की दुर्भावनाएं आ जुटती हैं। बहुत बड़े चूल्हे पर खौलती हुई देगची के सामने बैठकर हजारी विजयी वीर के रूप में अपनी कल्पना करता है। उस समय ना तो उसे कुसुम की बात याद रह जाती है और ना दूसरी कोई बात। वह बराबर देखता आ रहा है कि थकावट उसे तब मालूम पड़ती है जब हाथ में कोई काम नहीं रहता। इसी बीच रतन ठाकुर लौटा। उसने हजारी से धीमे धीमे से कहा, एक बात कहनी है। हमारे गांव का एक आदमी आया है, मेरे यहाँ रहकर नौकरी ढूंढेगा, बड़ा गरीब है। उसे बिना टिकट के लिए खाने वाले घर में भेजकर खिला देना होगा। अगर तुम्हारी राय हो तो उससे कह दूं? हजारी ने कहा, इसमें बात क्या है, बुला लो, गरीब आदमी खाएगा, मैं मना नहीं करूंगा। रतन ठाकुर खुश होकर चला गया। रात में जब उसका आदमी खाने आया, हजारी ने इशारे से रतन को पास बुलाया और जब उसने उसे पहचानवा दिया तो जी भरकर उसे खिलाया। पद्महरी की तेज आंखें बचाकर वह आदमी बिना टिकट खाकर चला गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। एक आध दिन नहीं, 10-12 दिन इसी तरह चला। एक दिन वह अपना एक और साथी ले आया। उसे बिना पैसे लिए खाना देना पड़ा। बात मामूली थी, लेकिन हजारी को इससे बहुत बड़ी सीख मिली। इतनी सतर्कता के बावजूद भी चोरी मजे में की जा सकती है। बेचू चक्रवर्ती के टिकटों और पैसों का मिलान ठीक मिल जाता है, इसलिए उनकी ओर से संदेह का कोई कारण नहीं है। पद्महरी तो पद्महरी ही है, उसे भी इस बात की भनक तक ना लग सकी। भात तरकारी का कोई माप तो होता नहीं है कि कम पड़े, लिहाजा चोरी पकड़ता कौन? क्यों, क्या इसी तरह की चोरी पकड़ने का कोई उपाय नहीं है? कई दिनों से चुन्नी किनारे के एकांत में बैठकर हजारी यही बात सोचता। रसोइये अगर आपस में साजिश करके बाहर के आदमियों को बुलाकर खिला दे तो उस चोरी को पकड़ने का उपाय क्या है? बहुत सोचने के बाद एक दिन तीसरे पहर उसे एक उपाय सूझा। अगर थालियों में नंबर डाल दिया जाए और टिकटों के साथ उनका मेल हो तो थाली झूठी होने से ही पता चल जाएगा कि अमुक नंबर की थाली में ग्राहक ने बिना टिकट के खाया है, बिना पैसे दिए खाया है। बीच बीच में जांच करते रहने से भी बात पकड़ में आ जाएगी। इसके अलावा थालियां मांजने के वक्त मेहरी या मेहरे से थालियों का नंबर जान लेने में ही काम बन जाएगा। हजारी बड़ा खुश हुआ। उपाय तो बेशक उसने खोज निकाला, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई। यह उसे मालूम है, अगर केले के पत्ते पर खाना दिया जाए तो अगर खाने वाला बिना नंबर की थाली ले आवे तब भी छुटकारा नहीं, क्योंकि मेहरा मेहरियों की नज़र से यह बात छिपी न रहेगी। झूठी थाली तो वह आदमी होटल में मांजने बैठेगा नहीं। कोई आदमी केले के पत्ते पर खा रहा है, इस पर नज़र पड़ते ही मेहरियाँ शक करेंगी, इसलिए सहजी कोई केले के पत्ते या पर भात देने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर 200-250 रुपये का इंतजाम किया जा सके तो इस रेल बाजार में ही होटल खोला जा सकता है। लेकिन रुपया देता कौन है? उसे यतीश भट्टाचार्य की याद आई। बेचारा बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। अंत में क्या तो साड़ू के यहाँ जाकर आसरा मांगने के लिए जा रहा है। लोग क्या तकलीफ में पड़ने पर सहजी नाते रिश्तेदारों के यहाँ नौकरी की उम्मीद से जाते हैं? अगर वह होटल खोलेगा तो यतीश भट्टाचार्य को बुला लेगा। बूढ़ा आदमी है, पेट भरकर खाएगा और थोड़ा बहुत हाथ खर्च भी मिल जाएगा। इससे ज़्यादा उसे और किस बात की ज़रूरत है? रोज की तरह आज भी दिन ढलाया, जैसा पिछले 2 वर्षों से होता आ रहा है। वही नीम का पेड़, वही चूर्णी का खेवागाट और पालों के कोयला डिब्बों में मजदूर और सरकार बाबू में वैसे ही झगड़ा चल रहा है। सब कुछ पुराना है। दिन बीत रहे हैं, लेकिन उनकी साध पूरी होने के कोई लक्षण ही नहीं दिख रहे, बल्कि दिनों दिन हालत और गिरती ही जा रही है। होटल में थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उससे क्या होगा? गांव में टेम्पी को उसकी पसंद का एक अच्छा कपड़ा तक नहीं दिया जा सकेगा, भरपेट खाना तक नहीं दिया जा सकता। टेम्पी की माँ गरीब घर की बेटी है। जैसे बाप के घर उसने कभी सुख का मुंह नहीं देखा, वैसे ही पति के घर भी नहीं। गृहस्थी में हाड़ तोड़ मेहनत करके बाल बच्चों को पाल पोस रही है। मुंह खोलकर उसने कभी पति से कुछ मांगा नहीं। फटे कपड़े सिलाई कर करके पहनती है, खुद आधा पेट खाकर रह जाती है। बाल बच्चों के लिए 2 मुट्ठी ज़्यादा करके हाड़ी में रख देती है, पानी डालकर सवेरे उठकर बच्चे खाएंगे। लेकिन कभी किसी दिन इसके लिए परेशानी नहीं जाहिर की।
भाग्य को नहीं कोसा, हजारी सब समझता है। इसी से तो आजकल एकाग्रचित होकर उपाय सोचता रहता है किस तरह को सुखी बनाए, घर को सुखी बनाया जा सके। चक्रवर्ती बाबू के होटल में रसोइये का काम करके तो कभी उन्नति की जा सकती है, बीच में पद्ममेरी की झाड़ खाकर हाड़ कोयला हो जाता है। भगवान अगर दिन दिखाएंगे तो वह जीवन भर का संकल्प पूरा करके रहेगा, एक होटल जरूर खोलेगा। कुसुम से तो यह जान पहचान हो गई। हजारी उसे बड़े सौभाग्य की बात मानता है। गजब की लड़की है कुसुम। प्रवासी जीवन में कुसुम का साथ, उसका मधुर व्यवहार। वह ग्वाले की बेटी है तो क्या हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। और भी अच्छा इसलिए लगता है कि ठीक कुसुम जैसी स्नेहमयी किसी आत्मीय कन्या के संपर्क में वह कभी नहीं आया है। कुसुम पर बहुत कुछ भरोसा किया जा सकता है, सब बातों के लिए भरोसा किया जा सकता है। जी होता है इस काम का भार कुसुम को देकर निश्चिंत हो जाए। वह धोखा तो नहीं देगी, बल्कि जी जान से काम बनाने की कोशिश करेगी, जैसे अपने लोग किया करते हैं। हजारी अगर अपने दिन लौटा सका तो वह कुसुम की हालत भी ऐसी नहीं रखेगा। टेम्पी भी उसकी बेटी है, लेकिन टेम्पी बच्ची है, कुसुम बुद्धिमती है। वह मानो उसकी बड़ी बेटी है, जो आप बाप के सारे दुख कष्ट समझती है और समझकर उसे दूर करने की कोशिश करती है, जी जान से कोशिश करती है। वह भी बेटी भी है और मित्र भी। उस दिन सवेरे रतन ठाकुर नहीं आया। पद्ममेरी ने आकर कहा, अरे ठाकुर, आज रतन ठाकुर नहीं आएगा, कल कह गया था। तुम तरकारियां काट दो, खाना चढ़ा दो, मैं चूल्हा सुलगाए देती हूँ। हजारी चक्कर में पड़ गया। आज हाट का दिन है, दोपहर में कम से कम 150 हाट वाले ग्राहक खाना खाएंगे। अकेले उन सब के लिए खाना बनाना और खिलाना आसान काम नहीं है। पद्ममेरी के कहने के मुताबिक वह हंसिया लेकर तरकारी खाने बैठ गया। 8:30 बजे सिर्फ दाल भात ही बन पाया। तभी एक ग्राहक टिकट लेकर खाने आया। हजारी ने कहा, बाबू अभी तो सिर्फ दाल भात ही उतरा है, किस चीज़ के साथ खाएंगे? आदमी ने नाराज होकर कहा, 9 बज गए, अभी दाल भात ही हुआ है। कैसे ठाकुर हो तुम? जादू बड्डू जी के होटल में अब तक 3-3 तरकारियां हो गई है, ऐसा ही करने से तुम लोगों का होटल चलेगा? हजारी ने कहा, 9 नहीं बजे हैं बाबू, 8:30 हुए हैं। उस आदमी का मिजाज जरा रूखे किस्म का था। वह बोला, मैं कहता हूँ 9 और तुम कहते हो 8:30। जबान दराजी भी करते हो, मैं घड़ी देखना नहीं जानता क्या? यह बात तो मैंने नहीं कहा बाबू, आप लोग बड़े आदमी हैं, घड़ी देखना क्यों नहीं जानेंगे। लेकिन 9 बजने पर कृष्णानगर की गाड़ी आती है, वह गाड़ी तो आई नहीं। फिर जवाब, एक थप्पड़ लगाऊंगा गाल पर। शायद वह सचमुच मार ही बैठता, लेकिन तभी शोरगुल सुनकर कमरे में आकर पद्ममेरी ने कहा, क्या हुआ बाबू? उस आदमी ने पद्ममेरी की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारा ये गवार ठाकुर मुझसे जबान लड़ा रहा है, कैसा जानवर है। करेंगे होटल में रसोईदारी और जबान में बड़ी बड़ी बातें निकालेंगे। आज एक थप्पड़ जड़ देता तो मजा पा जाते तुम। पद्ममेरी ने कहा, जाने दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए, उसकी बातों का बुरा मानने से क्या काम चलने वाला है। इधर आइए, आप खाना खाएंगे ना? खाऊंगा क्या, तुम्हारा ठाकुर तो कहता है अभी खाना ही नहीं हुआ। मैंने यही बात कही थी तो मुझसे जबान लड़ाने लगा। खाना नहीं बना है और तुम लोग टिकट क्यों बेच रहे हो? जो हुआ उसी के साथ भात दे दो, तुम लोगों का मजा देख लूंगा। जाने कहाँ के बदमाश इकट्ठे हो गए हैं। पद्ममेरी ने झनकर कहा, ठाकुर कैसे आदमी हो तुम, तुम्हें जबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? खाना अब तक हुआ क्यों नहीं? जो कुछ हुआ है उसी के साथ भात परस दो, थोड़ी मछली तल दो। जाइए बाबू, आप बैठिए जाकर। थोड़ी देर बाद उसने खाना फेंक कर कहा, मछली तो एकदम सड़ी हुई है। राम राम, क्यों मैं मरने के लिए इस होटल में खाने आया था। छी, ए ठाकुर इधर आओ। पद्ममेरी हाहा करती दौड़ी आई। उसने कहा, क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? क्या हुआ? मछली एकदम सड़ी हुई है। तुम लोगों को जान लेना चाहते हो? मैं आज ही तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट किए देता हूँ। रिपोर्ट की बात सुनकर पद्ममेरी का मुंह सूख गया। उसने झटपट कहा, आपके पैरों पड़ती हूँ, बिना खाए मत उठिए, मैं दही ला देती हूँ। एक दिन जो हो गया उसके लिए माफ कर दीजिए बाबू। वह झटपट दही और बताशा ले आई। वह आदमी जब खाकर जाने लगा तो बेचू चक्रवर्ती ने विनीत भाव से बहुत संकोच के साथ कहा, बाबू एक बात कहनी है। आपके टिकट के पैसे तो मैं नहीं ले सकता, आप तो खाना ही नहीं खा सके, ये पैसे आप लेते जाइए। बेचू चक्रवर्ती ने उसके हाथ में पैसे जबरदस्ती ठूस दिए। कुछ देर बाद गद्दी वाले कमरे में हजारी की पुकार हुई। हजारी ने जाकर देखा, पद्ममेरी वहीं खड़ी है। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, ठाकुर ग्राहक के साथ झगड़ा करना कब से सीखा है? हजारी ने अवाक होकर कहा, झगड़ा? मैंने किसके साथ झगड़ा किया बाबू? पद्ममेरी ने कहा, तुमने उस बाबू के से झगड़ा नहीं किया था? वह आमने सामने जबान लड़ाना क्या था? बाबू तो थप्पड़ मारते ही मैं ना पहुंचती तो लगा देते चाटा। पहले क्या कहा क्या नहीं कहा यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जाकर देखा बाबू गुस्से से लाल हो रहे थे। इसको अकल छू भी गई है या नहीं? उस वक्त भी लगातार झगड़े जा रहा था। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, ग्राहक चाहे जो भी कहे तुम्हें सब सुनना होगा। बूढ़े होकर मरने चले हो, अभी तक यह नहीं सीखा तुमने?
बाबू आप सारी बातें सुनकर फैसला कीजिए, झगड़ा तो मैंने किया ही नहीं। उन्होंने कहा 9 बज गए हैं, मैंने कहा 8:30 बजे हैं। इसी पर उन्होंने कहा मैं क्या घड़ी देखना नहीं जानता। पद्दो मेहरी, तुम कोरा झूठ बोलते हो ठाकुर, इस बात पर कोई आदमी नाराज नहीं होता कभी। तुम बेअदब की जगह जबान लड़ा रहे हो, इसी से बाबू नाराज थे। मैंने जाकर अपने कानों से सुना था, तुम वाही तबाही बक रहे थे। हजारी अच्छी तरह जानता था कि पद्दो मेहरे की बातों में सच्चाई के बारे में यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। बिजू चक्रवर्ती किसी की बात मानेंगे नहीं। पद्दो मेहरी जो कुछ कहेगी उसी की बात मान लेंगे। आखिर वह चुप हो गया। बिजू चक्रवर्ती ने कहा, सड़ी मछली कौन लाया था? हजारी जवाब देने से पहले पद्दो मेहरी ने कहा, यही गया था बाजार, यही ले आया। अचरज से हजारी की बोलती ही बंद हो गई। कैसा सफेद झूठ! पद्दो मेहरी खूब अच्छी तरह जानती है कि कल रात जब 1.5 पाव के लगभग पौना मछली बच रही थी, तो पद्दो मेहरी ने ही उससे कहा था कि मछली को ढककर रख दे और अगले दिन तेज आंच में फिर एक बार भूनकर मछली का झोल बना ले। ऐसा करने पर ग्राहक को पता न चलेगा कि मछली बासी है। बासी मछली तलकर वह खुद ग्राहक को नहीं देने गया था। पद्दो मेहरी ने खुद ही तली मछली देने की बात कही थी। लेकिन बेचू चक्रवर्ती से ये सारी बातें कहने से कोई फायदा नहीं। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, तुम पर 8 आना जुर्माना किया जाता है, महीने में से तो काट लिया जाएगा, जाओ। हजारी रसोई घर में लौट आया, लेकिन उसकी आंखों के आंसू जैसे बाहर निकल आना चाहते थे। कितना बड़ा अन्याय! वह बाजार गया था, यह सच है। उसने मछली खरीदी थी, यह भी सच है, लेकिन वह सड़ी हुई नहीं थी। वह मछली तो ग्राहक की थाली में दी ही नहीं गई। फिर भी पद्दो मेहरी ने सारा कसूर उसके मत्थे डाल दिया और उसी झूठे कसूर के लिए उस पर जुर्माना हो गया। पद्दो दीदी क्यों इस तरह पीछे पड़ी रहती? उसने पद्दो दी का क्या बिगाड़ा है? आज रतन ठाकुर नहीं है, सारा काम उसी को करना है। इसी बीच 8-10 आदमी टिकट खरीदकर खाने के कमरे में आए। नौकर ने जगह बना दी। हजारी ने झटपट आलू तलकर उन लोगों को खाना दिया। वे लोग खूब शोरगुल करने लगे। सिर्फ आलू की भुजिया और दाल से कहीं भात खाया जाता है? सभी रेल मुसाफिर थे। उनके होटल का नौकर स्टेशन से उन लोगों को यह कहकर लाया था कि इतने सवेरे सिर्फ उसी के होटल में सब कुछ हो गया है, मछली का झोल और चटनी तक। अब पता चलता है कि दाल और आलू की भुजिया छोड़कर कुछ भी नहीं हुआ। कैसा अन्याय है! पद्दो मेहरी ने दरवाजे के पास से झांक कर कहा, ठाकुर मछली तलकर दे दो, बाबू लोग कह रहे हैं। तुम सुन नहीं पाते? बाबू लोग खाएंगे किस चीज के साथ? लेकिन अब हजारी ठाकुर ग्राहकों की थाली में सड़ी हुई मछली नहीं देगा। उसने कहा, तली हुई मछली अब नहीं है, वह भी खत्म हो गई है। पद्दो मेहरी ने कहा, तब आप लोग बैठिए बाबू, एक तरकारी बनाए देता हूँ, बैठ जाइए, उठिएगा नहीं। जैसा सिखाया गया था उसी के मुताबिक मोती ने आकर कहा, अरे ठाकुर, बनगांव की गाड़ी आने का वक्त हो रहा है, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, घंटा तो पहले ही पड़ गया है। ग्राहकों में खलबली मच गई। वे लोग भी उसी गाड़ी से कृष्णनगर जाएंगे। उनमें से एक ने पूछा, घंटा पड़ गया? मोती ने कहा, हाँ बाबू, बहुत देर हुई, गाड़ी गंगानगर छोड़ चुकी है, आई ही समझिए। मछली भाजा खाना चूल्हे में जाए। वे लोग झटपट उठ सके तो बचे। गाड़ी छूट गई तो फिर बहुत देर तक दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। पद्दो मेहरी ने कहा, उठिएगा नहीं बाबू लोग, आराम से खाना खाइए, मछली तल दो ठाकुर, मैं झटपट काटे देती हूँ। बैठिए बाबू लोग। ग्राहक उठ खड़े हुए। आराम से खाना उन लोगों के लिए मुमकिन नहीं। उनके जाते ही पद्दो मेहरी ने कहा, चलो अब मछली काट लूं, इतने तड़के किस होटल में खाना बन गया है। मछली की 2 ढेरियां बच गईं। यह धोखाधड़ी हजारी को नहीं पसंद। सिर्फ यही नहीं, रेल बाजार के सभी होटल में वह यही देखता आ रहा है। ग्राहक को खाने पर बैठाकर कहते हैं, बाबू घंटा पड़ गया। ग्राहक आधा पेट खाकर उठ खड़ा होता है। होटल का इससे फायदा है। छींक गिनकर वाजिब पैसा ले लेने के बाद यह कैसी धोखेबाजी है। हजारी ठाकुर इतने दिनों से यहाँ काम कर रहा है, उसने कभी मुंह से यह नहीं निकाला कि गाड़ी का वक्त हो गया है। कई बार तो गाड़ी का वक्त ना होने पर भी ये लोग झूठ-मूठ शोर मचा देते हैं, जिससे ग्राहक लोग घबरा जाए। और ज़्यादातर लोग गांव के होते हैं। रेलवे का टाइम टेबल उन्हें याद तो रहता नहीं, उन्हें चक्कर में डाल देना मुश्किल बात नहीं है। मोती को सिखाया गया है, मौका समझकर वह गाड़ी के आने का शोर मचा दे। आज 5-6 बरसों से हजारी तकरीबन यही देखता आ रहा है। जब वह अपना होटल खोलेगा तो रोजगार में मुनाफा करने के लिए वह इस तरह के छोटे और गंदे तरीके नहीं अपनाएगा। वाजिब पैसे लेगा और ठीक तरह से पेट भरकर खाना खिलाएगा। इन सब भोले भाले गांव के रेल मुसाफिरों को ठग कर पैसे ना लेने का, अगर उसका होटल ना भी चले तो भले ना चले। हाट वाले ग्राहकों को धोखा नहीं देना चाहिए। आज मदनपुर का हाट है, यहाँ का भी है। देहात से दूध और तरी तरकारी लेकर बहुत लोग आते हैं। उनमें से बहुत तेरे यहाँ खाना खाते हैं। बार बार आते जाते वे लोग चालाक हो गए हैं। पहले पहल मोती इन लोगों पर यह तरीका आजमाकर बेवकूफ़ बन चुका है। वे कहते हैं, चलो चलो, पढ़ने दो घड़ी का घंटा।
खाना लाओ, तुम ना होगा हम दूसरी गाड़ी में चले जाएंगे। इसलिए सारा दिन खटने के बाद भात छोड़कर तो उठ नहीं सकते, थोड़ा भात और लेते आना। ओ ठाकुर। हाट के लोग खाना खाने के लिए आने लगे। 1 बज गया है। इन लोगों के लिए अलग बंदोबस्त है। ये लोग किसान हैं, खाते जरा ज़्यादा हैं। इनके अलावा बहुत बढ़िया खाना ना भी हो तब भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता, बस पेट भरना चाहिए। मामूली बाबू के किस्म के लोगों के लिए जो चावल पकता है वह इन लोगों के लिए नहीं पकता। इनके लिए तो मोटा नागरा चावल बंधा हुआ है, माड़ मिली दाल और एक पंचमेल भुजिया। आमतौर पर इन्हें झींगा या कुटिया मछली दी जाती है। रोहू मछली देने से पार नहीं पाया जा सकता। कुटिया झींगा कुछ ज़्यादा भी देना पड़े तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं। कई बार इनमें हजारी के गांव के लोग भी होते हैं, उनसे गांव घर की खबर मिल जाती है। लेकिन आज अपने गांव का कोई नहीं आया। रतन ठाकुर नहीं है। अकेले इतने लोगों को बना खिलाकर और बेतरह थक कर जब हजारी खुद खाने के लिए बैठने जा रहा था उस समय 3 से कम ना बजे होंगे। पद्ममेरी बहुत पहले ही थाली में भात परसवा कर ले जा चुकी। बेचू चक्रवर्ती गद्दी पर बैठे इस वक्त हिसाब मिला रहे थे। इसी समय बंगाल वाले होटल से बंशीधर ठाकुर ने आकर कहा, क्यों भाई हजारी, थोड़ा भात होगा? बंशीधर मेदिनीपुर जिले का है, लेकिन बहुत दिनों से राना घाट में रहने की वजह से उसकी बोली में उधर का कोई खास असर नहीं दिखता। उसने कहा, अचानक अचानक इसी 3 बजे वाली गाड़ी से मेरा भांजा आ गया है। आज हाट का दिन है। हाट वाले ग्राहक सब खाकर चले गए और हम लोगों का भी खाना पीना हो गया। इसी से मैंने कहा, देखा हूँ अगर। हजारी ने कहा, हाँ भेज दो जाकर, जितना भात है उसमें मजे में काम चल जाएगा। बंसीधर का भांजा आया। खासा सुंदर चेहरा, उम्र 18-19 से ज्यादा नहीं। आसन बिछाकर हजारी उसके लिए भात परसने चला तो उसने देखा कि देगची में जितना भात है वह 2 आदमियों के लिए काफी नहीं है। बंशीधर का भांजा देहात का हट्टा कट्टा लड़का है, जरूर ज्यादा ही खाता होगा। पता नहीं उसी का पेट भरेगा या नहीं। हजारी से सारा भात उसी को परस दिया। दाल तरकारी जो बच रही थी वह भी दे दी। खाते खाते उसने पूछा, मछली नहीं है? नहीं भैया, मछली सब खत्म हो गई है। आज यहाँ हाट का दिन है, ग्राहकों की बड़ी भीड़ थी। मछली की मांग, दाल तरकारी की मांग, सभी चीजों की मांग थी। तुम्हें खाने की बड़ी तकलीफ हुई भैया, जरा बैठो, 2 पैसे का दही ला देता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, दही मत लाइए। नहीं भैया बैठो, जैसा बंशीधर का भांजा वैसा ही मेरा। हम आस पास के होटलों में इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हजारी खुद ही जाकर दही ले आया। लड़के ने पूछा, यह तो बताओ मामा, यहाँ कोई काम मिलेगा? होटल में रसोइये का काम या ऐसा कुछ? मैं काम की तलाश में हूँ, यहाँ कुछ हो सकेगा मामा? मामा कहकर पुकारने से उस लड़के के लिए हजारी के मन में स्नेह उमड़ आया। जरा देर सोचकर उसने कहा, नहीं भैया, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन एक बात कहता हूँ, तुम होटल में रसोइये का काम क्यों करोगे? ऐसे सुनहले चांद जैसे लड़के हो, इस लाइन में बड़ी तकलीफ है। यह तुम लोगों की लाइन नहीं। पढ़े लिखे कहाँ तक हो? लड़के ने झिझकते हुए कहा, नहीं मामा, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका। अपने गांव की छात्रवृत्ति स्कूल के 4थे दर्जे तक पढ़ा हूँ, फिर बाबा जाते रहे, उसके बाद पढ़ना लिखना नहीं हो सका। तुम्हारा नाम क्या है? श्री नरेंद्रनाथ मुखोपाध्याय। अचानक हजारी के मन में बिजली की तरह ख्याल कौंध गया। लड़का बड़ा ही सुंदर है, इसके साथ टाइम की शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो।